वेलकम सिविल सर्विसेज एक्सपीरियंस। आपकी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं लेक्चर 29 के साथ जिसमें हम पूर्व की बात ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेंगे और डिस्कस करेंगे। और आपको पता ही है कि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन का ये सीरीज है। So come to the question number first. The magnifying power of a simple microscope depends on f of the convex lens. ये हमारा क्या है? f जो है वो फोकल होता है। f stands for focal length. Focal length. हिंदी में बोलते हैं इसको फोकल लंबाई। तो हमारे पास क्या है? सिंपल माइक्रोस्कोप है, सैंपल माइक्रोस्कोप है। एक्चुअली मैग्नीफाइंग पावर का जो फॉर्मूला होता है वो m = 1 + d/f होता है। इस फॉर्मूला में d जो है 0.25 मीटर होता है। दिस इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। ये अलग से क्वेश्चन पूछा सकता है कि मानव नेत्र जो है ह्यूमन आई है उसका स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना है? तो 25 सेंटीमीटर और मीटर दिया हो जाएगा 0.25 मीटर। ओके, और डी जो यहाँ पे है वो हो गया, और एफ जो है हमारा जो सिंपल माइक्रोस्कोप के जो कॉन्वेक्स लेंस है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सिंपल माइक्रोस्कोप में कौन सा लेंस का इस्तेमाल होता है? तो आपका उत्तर होगा कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पर एफ जो है कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ है। तो यदि हम देखेंगे इसमें क्या है, चूंकि डी कांस्टेंट हो गया, 1 कांस्टेंट हो गया, इनफैक्ट एम वैरीज एज 1/f। इस फोकल लेंथ का मान बढ़ेगा तो मैग्नीफाइंग पावर का मान घटेगा। अब एक एक ऑप्शन पर विचार करते हैं। एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, ये तो नहीं होगा क्योंकि एफ नीचे है, इससे दिस इज रॉन्ग। सेकंड आइए एम वैरीज एज √f, ये भी नहीं होगा क्योंकि आप देख रहे हैं m वैरीज एज 1/f। नेक्स्ट हम आते हैं m डज नॉट डिपेंड ऑन f पर निर्भर नहीं करता है, जबकि फार्मूला के अनुसार f पर निर्भर करता है। नेक्स्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू f, ये हमारा क्या होगा? ये 4 हो जाएगा। क्या कुछ किया है m वैरीज एज 1/f, ये 4 आंसर होगा। नन और मोर देन 1 का स्कोप नहीं है। सो आंसर इज 4। और 4 में क्या है हमारा? देख ले फिर से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू f, फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं which one with 1 degree Celsius rise of temperature the velocity of sound in air, यानी हवा है जैसे मैं बोल रहा हूं, आप मेरी बात को सुन रहे हैं, तो ये क्या इसका वेग है? ये लगभग अभी जो मैं बोल रहा हूं इसका स्पीड जो है 340 मीटर पर सेकेंड होगा, जो आप तक आवाज जा रही है। तो प्रश्न है कि यदि हम एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को, गैस के टेम्परेचर को, एयर के टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो क्या होगा? तो पहली बात जान लीजिए आप कि अगर v वेलोसिटी ऑफ साउंड है तो ये होता है v वैरीज एज √t। जहां पर क्या है, v जो है स्पीड ऑफ साउंड है, और t क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, परम ताप जिसको आप बोलते हैं। फिर हो गया v क्या है? यहाँ पर ध्वनि का वेग है हवा में या गैसेस माध्यम में, और कैपिटल T क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर जिसको हम परम ताप बोलते हैं। तो क्या क्या आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हवा में ध्वनि का वेग होता है परम ताप के वर्गमूल का समानुपाती होता है। तो पहला तो स्पष्ट हो गया कि अगर ताप बढ़ेगा एटमॉस्फेयर का, एयर का, तो उसमें स्पीड ऑफ साउंड का मान बढ़ जाएगा, और ताप घटेगा तो स्पीड ऑफ साउंड का मान घट जाएगा। ये क्लियर हो गया? इस आप फॉर्मूला को याद रखेंगे, एक्सप्रेशन याद रखेंगे।
अब हम विचार करते हैं ऑप्शन पे। तो पहला ऑप्शन हमारा है इंक्रीजेज, यस बढ़ तो रहा है यहाँ पे, तो v वैल्यू है 2t और t बढ़ेगा तो v का मान बढ़ेगा, राइट। डिक्रीजेज, नो ये नहीं हो पाएगा। तीसरा है डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ये भी नहीं होगा क्योंकि डिपेंड करता है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा था 4 इंक्रीजेज बाय 1 मीटर पर सेकेंड, ये भी नहीं होगा, इसलिए ये इंक्रीज करेगा 0.6 मीटर पर सेकेंड। यानी कहने का अर्थ हुआ अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हो एयर का तो स्पीड ऑफ साउंड कितना बढ़ेगा, 0.61 मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा, ये अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो स्पीड ऑफ साउंड कितना बढ़ेगा, आपका नंबर दिया जा सकता है 0.61 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, इस तरह से आपको दिए जा सकते हैं। याद रखेंगे, एक तो पहली बात ये है कि यू हैव टू रिमेंबर द फार्मूला, और सेकंड बात ये है आपका कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में बढ़ाइएगा 0.61 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाएगा, राइट। थर्ड आते हैं टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, जल की अस्थायी कठोरता, क्या है ये टेम्पररी हार्डनेस, जल की अस्थायी कठोरता, ठीक है। तो यहां पर देखें किस चीज के प्रेजेंस के लिए होता है। तो पहला है कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, नो। बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम, यस। यहां पर क्या है, क्लोराइड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये परमानेंट हार्डनेस होता है, इसकी वजह से क्या होगा, परमानेंट हार्डनेस होता है। ये जो हमारा अगर परमानेंट हार्डनेस होता, परमानेंट का मतलब अस्थायी, अस्थायी, तो क्या होता है हमारा कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड सरफेस है, मींस क्या हुआ CaCl2 और MnCl4, ये होता। नेक्स्ट क्या है, सल्फेट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम, मींस क्या होता CaSO4 एंड MgSO4। मतलब क्या हुआ, ये दोनों जो ऑप्शन हमारा 3 और 4 परमानेंट हार्डनेस के लिए है, राइट। ये तो 3 और 4 नहीं हो गए तो क्लियर हो गया, क्योंकि हमारा पूछा जा रहा प्रश्न में टेम्पररी हार्डनेस, जल की अस्थायी कठोरता, ये पहला तो होगा ही नहीं, तो क्या होगा हमारा बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, दिस राइट आंसर। तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा कि ये गलत हो गया, यहां पे here should be true. Temporary hardness of water is due to the presence of bicarbonate of calcium and magnesium. Okay. Next हम आते हैं which of the following is the heaviest metal. इसमें से कौन, जो दिया हुआ हमारा ऑप्शन है इसमें से भारी कौन, सबसे भारी कौन है। तो पहला ऑप्शन है C कार्बन है, B कार्बन है, C नाइट्रोजन है, और हमारा क्या है ये यूरेनियम है 4, और इसमें क्या है नॉन मोर देन 1 है। तो आप ये देखिए क्या ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, यूरेनियम, ये सारे के सारे एलिमेंट्स तो है, ये एलिमेंट्स है, तत्व तो है, लेकिन क्या है मेटल है कि नहीं ये देखना, पहला तो ये देखना है मेटल है कि नहीं है। तो आपको पता है इस तरीके से ऐसे प्रश्न को कैसे आप सॉल्व करेंगे, यू हैव टू इंटेलिजेंटली टैकल द प्रॉब्लम, ऐसे प्रॉब्लम को बहुत सावधानी से आपको सॉल्व करना है। तो पहला तो हमको देख लेना है कि इसमें मेटल कौन कौन है, मेटल है कि नहीं, हो सकता है सब मेटल होता, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर O, C एंड N एलिमेंट्स तो है लेकिन मेटल्स नहीं है, इस सारे के साथ नॉन मेटल्स है, तीनों क्या है ये, these are नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स मींस अधातु है ये। यहाँ पे सवाल में पूछा जा रहा है मेटल, तब तो ऐसे ही ऑप्शन चल गया, एक बच गया हमारा यूरेनियम। ठीक, तो मैं बताऊं आपसे यूरेनियम 92, 235 या हो सकता है 1192, 238। यहाँ पर क्या है, ये नीचे वाला 92 जो है ये चार्ज नंबर है और 238 क्या है, मास नंबर है। तो
चूंकि ऐसे ही हम स्क्रीन आउट कर लिए, चूंकि तीनों नॉन मेटल था, एक ही मेटल है, इससे आंसर क्या हो जाएगा हमारा 4 यूरेनियम। यदि हम देखें अगर ऐसा रहता, अगर हम एटॉमिक या आपका मास नंबर से भी हम देख सकते हैं इसको, तो आपको पता है ऑप्शन का क्या, 8 16, कार्बन 6 12, नाइट्रोजन 7 14। कैसे कि आप देखेंगे यदि मान लिया जाए अगर सिर्फ इसके मास तक को हम देखते हैं तभी आप देखते हैं कि यूरेनियम का सबसे ज्यादा है, राइट। तो यदि हम अगर ये सवाल में यदि मेटल नहीं देकर के एलिमेंट देता तो एलिमेंट के वैसी स्थिति में भी आंसर हमारा क्या होता, यूरेनियम ही होता। तो ऐसे प्रश्न को यू हैव टू टैकल द प्रॉब्लम, यू हैव टू रिस्पॉन्ड द प्रॉब्लम वेरी केयरफुली, क्योंकि अन्यथा क्या होगा आप यही जानने के बाद भी अंक गवा देंगे। तो याद रखेंगे एग्जाम हॉल में नोट क्वेश्चन के साथ कोई मिस्टेक ना हो। नेक्स्ट आते हैं, जनरेशन ऑफ मदर प्लांट कैन बी बाय स्टेम कटिंग, जिसको ग्राफ्टिंग भी बोलते हैं, सेकेंड सीड्स भी बोलते हैं, थर्ड लिप्स भी बोलते हैं, थर्ड ऑप्शन हमारा लिप्स है, फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या है, फ्रूट्स है, और 5 नॉट मोर देन 1 है। इसमें जो हमारा आंसर होगा कि जनरेशन ऑफ मदर प्लांट कैन बी बाय बोथ ग्राफ्टिंग एंड सीड्स, कैन बी बोथ बाय, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ये 5 में आ जाएगा, क्योंकि हमारा आंसर ए भी सही है, ए भी सही है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, मोर देन 1 होगा। सो जनरेशन ऑफ मदर प्लांट कैन बी बाय grafting, that is the stem cutting, as well as by seeds. So our answer is 5. That's all for the day. Thank you.